हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का पहला पार्ट, जिसमें आप सभी देखेंगे सोशल साइंस का 1 से लेकर 48 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया गया है यूनान, ऑप्शन सी में दिया गया है तुर्की, ऑप्शन डी में दिया गया है इंग्लैंड। तो आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में आज सभी को बताना होगा कि इटली एवं जर्मनी अभी यानी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आती हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग होगा, यूरोप महादेश। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ये सवाल मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि आखिर यूरोप में जार का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रूस के जो भी सम्राट हुआ करते थे ना, रूस के सभी सम्राटों को जार कहा जाता था। अगर मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि रूस का सम्राट। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। आज सभी को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम आप सभी बता दिए थे कि हिंद चीन का मतलब होता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये 3 एक ऐसे देश हैं जो तीनों देश को मिलाकर हिंद चीन बोला जाता है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। अगला सवाल में पूछा गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये भी सवाल पिछले बार मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिला था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसके लिए आपको 4 आंदोलन का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है बारदौली आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया गया है अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया गया है खेड़ा, ऑप्शन डी में दिया गया है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप, बारदौली आंदोलन। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। यानी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व देखा जाए तो कहाँ होता है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है ग्राम में, ऑप्शन बी में दिया गया है कस्बा में, ऑप्शन सी में दिया गया है नगर में, ऑप्शन डी में दिया गया है महानगर में। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है ना, वो महानगर में होता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा, महानगर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। यानी भारत के लिए जो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था ना, वो किस वर्ष पारित किया गया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1838 ईस्वी में, ऑप्शन क में दिया गया है 1958 ईस्वी में, ऑप्शन ग में दिया गया है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन घ में दिया गया है 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था ना, वो 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप, 1881 ईस्वी में।
है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ नोट्स फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है questionforexam.com। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप सभी को बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तरी क्षेत्र से, ऑप्शन सी में दिया गया है दक्षिणी क्षेत्र से, ऑप्शन डी में दिया गया है पश्चिमी क्षेत्र से। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब पश्चिमी क्षेत्र यानी ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना है कि वह कौन ऐसा प्रेस था या कौन ऐसा पत्र था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो इसके लिए आपको 4 पत्रों का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है हरिजन, ऑप्शन बी में दिया गया है भारत मित्र, ऑप्शन सी में दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी में दिया गया है हिंदुस्तान है दोस्तों। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा यानी अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आज सभी को बताना है कि आखिर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, लाहौर अधिवेशन में। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था और कब पारित किया गया था। तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी को आंसर हमेशा याद रखना होगा। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कलपक्कम, ऑप्शन ख में दिया गया है नरोरा, ऑप्शन ग में दिया गया है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन घ में दिया गया है तारापुर। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप। तारापुर एक ऐसा स्थान था जो भारत में पहला परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है यूरेनियम, ऑप्शन ख में दिया गया है पेट्रोलियम, ऑप्शन ग में दिया गया है चूना पत्थर, ऑप्शन ख में दिया गया है कोयला। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख लिखेंगे आप, पेट्रोलियम। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया कोयला, ऑप्शन ख में दिया गया है विद्युत, ऑप्शन ग में दिया गया है पेट्रोलियम, ऑप्शन घ में दिया गया है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है ना वो सौर ऊर्जा है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप, सौर ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 14 में कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन ख में दिया गया है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन ग में दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन घ में दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में बोला गया है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, ऑप्शन घ में दिया गया है
उड़ीसा में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख लिखेंगे आप, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, उम्मीद है कि आज सभी स्टूडेंट को मालूम होगा। अगला सवाल है हमारा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर किस नगर में स्थित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है राजगीर में, ऑप्शन ख में दिया गया है बोधगया में, ऑप्शन ग में दिया गया है बिहार शरीफ में, ऑप्शन ख में दिया गया है पटना में। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होगा कि चिड़ियाघर यानी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है ना। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन घ होगा, पटना। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 17 में कि मंदहार हिल किस जिला में स्थित है। मंदहार हिल बिहार में ही स्थित है, लेकिन बिहार में कौन से जिला में स्थित है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आज सभी को बताना होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया मुंगेर जिला, ऑप्शन ख में दिया गया भागलपुर जिला, ऑप्शन ग में दिया गया बांका, ऑप्शन ख में दिया गया है बक्सर में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि मंदहार हिल जो है वो बांका जिला में स्थित है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप, बांका। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था। इसके लिए आपको 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का चलिए बारी बारी से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है गुटेनबर्ग, उसके बाद में दिया गया लेहमान ने, ग्रीगर ने और घ में दिया गया है रीटर ने। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का जो विकास किए थे ना वो लेहमान महोदय ने किए थे, और छापा खाना का आविष्कार किए थे तो गुटेनबर्ग ने किए थे। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, ऑप्शन ख में दिया गया है आधुनिक समय में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप, मध्य युग। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 20 में काफ़ी सिंपल सवाल पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। यानी सीमेंट जो उद्योग होता है ना उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो क्या होता है। पहला उसमें दिया गया है चूना पत्थर, ऑप्शन ख में दिया गया है बॉक्साइट, ऑप्शन ग में दिया है ग्रेनाइट, ऑप्शन ख में दिया गया है लोहा। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है ना वो चूना पत्थर होता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप, चूना पत्थर। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन ख में दिया गया है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन ग में दिया गया 1979 ईस्वी में, ऑप्शन घ में दिया गया है 1989 ईस्वी में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी ना वो 1959 ईस्वी में की गई थी। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क होगा, 1959 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। आज सभी को मालूम होगा कि बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी। एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या क्या होता है। तो ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, उसके साथ साथ जिला परिषद भी होता है। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 23 में कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसके 4 ऑप्शन के माध्यम से बताना होगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक आखिर कौन है। पहला ऑप्शन में दिया गया मेगास्थनीज, ऑप्शन ख में दिया गया है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन ग में दिया गया है S.S. सिंह, ऑप्शन घ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। है दोस्तों अगला सवाल है उसमें 24 में कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि
कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ऑप्शन घ में दिया गया है दिल्ली में। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप चेन्नई। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 25 में कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? इसके लिए आपको 4 देश का नाम दिया गया है। पहला है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। ऑप्शन घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि संघ सरकार का जो उदाहरण है ना उसे हम लोग अमेरिका कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप? संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका है। उसके बाद में अगला सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो पहला से मिला है बिहार राज्य से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से और घ में दिया गया है उत्तराखंड से। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब संख्या लिखेंगे आप उत्तराखंड। उसके बाद में अगला सवाल है इसमें 27 में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, शिक्षा, भ्रमण और घ में दिया गया उर्वरक यानी खाद। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है ना वो पर्यावरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप? पर्यावरण। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 28 में। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून का कब बना था? पहला ऑप्शन है 2004 ईस्वी में, 2005, 2006, 2007 ईस्वी में। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होना चाहिए कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो बना था वो 2005 ईस्वी में बना था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ख में दिया गया नीतीश कुमार, ऑप्शन ग में दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन घ में दिया गया है जयप्रकाश नारायण। हे दोस्तों तो आपसे बता दें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना होगा कि वह कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन मिला है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ख में दिया गया है मछली पालन, ऑप्शन घ में दिया गया औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 31 में कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले बार मेट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद है कि आज सभी को इसका आंसर भी मालूम होगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। पहला इसमें दिया है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऑप्शन घ में दिया गया है अर्थशास्त्री। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ख लिखेंगे आप प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 32 में कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? पहला इसमें दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ख में दिया गया है 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ग में दिया गया है 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन घ में दिया गया है 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। दोस्तों आज सभी को बता दें कि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 33 में। क्वेश्चन 33 में पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? पहला उसमें दिया गया है 1868 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा, चूँकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 34 में। क्वेश्चन 34 में पूछा गया है कि मुद्रा के क्या कार्य हैं? हे दोस्तों मुद्रा के कार्य कौन से होते हैं?
तो आज सभी को मालूम होगा कि मुद्रा मापक भी है, संचयन भी है और भुगतान का भी साधन है। यानी मुद्रा का कार्य मापन भी होता है, संचय भी होता है और भुगतान का भी अच्छा साधन होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं कि मुद्रा के कार्य बताएं, ये तीनों अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन में दिया गया होगा कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 35 में कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होगा कि भारत की वित्तीय राजधानी आखिर किस शहर को कहा गया है। आज सभी को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा उसका आंसर बता सकते हैं। पहला से मिला है मुंबई, पटना, गया, दिल्ली। आज सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत का वित्तीय वर्ष मुंबई शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब संख्या लिखेंगे आप मुंबई। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कौन सा राज्य है जो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। पहला ऑप्शन दिया गया बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यहाँ पे 4 कंपनियों का नाम दिया गया है। पहला है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला और घ में दिया गया संतोष। तो आज सभी को बता दें कि ये जो संतोष नाम की कंपनी का नाम दिया गया है ना, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब संख्या लिखेंगे आप संतोष। इसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है। अगला सवाल में पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। पहला ऑप्शन मिला है 1986 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। ऑप्शन ख में दिया गया है 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई थी। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप 1986 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आज सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। पहला है भूकंप, चक्रवात, सुनामी और घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि अगर पृथ्वी में कंपन होता है अर्थात पृथ्वी हिलता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और महासागर के तली में होने वाले कंपन अर्थात समुद्र के नीचे होने वाले कंपन को, होने वाले भूकंप को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 40 में कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। इसके लिए आपको 4 यंत्रों का नाम मिला है। पहला इसमें दिया है दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, घर में दिया गया है टेलीस्कोप। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि जो भी घर ढह जाते हैं, मलबा ढह जाता है, उसके अंदर दबे लोगों का पता लगाने के लिए एक कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहते ही कक्षा 10वीं का सर्विस रेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।